नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि यहां पर 9 अध्याय एक साथ लिए गए हैं जिसमें आपको परिवार से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, मित्र एवं मित्रता से, वन्य जीव से, पौधे से, भोजन से, आश्रय और आवास से, जल से, भ्रमण से और मानव निर्मित उपयोगी वस्तुओं से संबंधित यहाँ पर 9 अध्यायों से आपको प्रश्न मिलेंगे। टोटल 200 प्रश्नों का संग्रह किया है, लेकिन आपको इस वीडियो में मात्र 100 ही प्रश्न मिलेंगे। 2 पार्ट बनाए हैं 100 प्रश्न के। पहला पार्ट आपके सामने है, दूसरा पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ज़्यादा प्रश्न यदि हम लेके आते तो वीडियो लंबा हो जाता, आप बोरियत महसूस करते, इसलिए यहाँ पर 2 पार्ट बनाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो आपको इसको पूरा देखना है। अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हम हर बार कहते हैं कि हमारा ऐप्स टेट सक्सेस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर प्रकार की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, साथ ही साथ आप यहां पर कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के यदि एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारा सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक सभी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी तक हम 50 से ज़्यादा वीडियो वहां पर अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। विद्यालय को बचपन का घर मॉन्टेसरी द्वारा कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर ही बताऊंगा मैं, चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको राइट आंसर ही पता चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यहाँ कथन किस दार्शनिक का है? काफ़ी इंपोर्टेंट कथन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेजनी का। याद रखिएगा, यहाँ कथन किसका होगा? मेजनी का होगा। चलिए, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया? यहाँ पर देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान या फिर चेतना के आधार पर आपको बताना है कि व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं सभी, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि जो समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण होता है वो आयोडीन का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, देखिए सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब होता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। और कौन जीवी कारक नहीं है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा जीवी कारक नहीं है इसके बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा प्रस्तर। प्रस्तर जीवी कारक नहीं होता है। पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव ये तीनों ही जीवी कारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये स्थलमंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। 8वां प्रश्न है। पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है संचित जल क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा भूमिगत जल। पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल भूमिगत जल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। जल संरक्षण संभव है? यहाँ पर आपको बताना है मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वृक्षारोपण एवं पुनः नवीनीकरण से और पानी की व्यर्थता को रोकने से। तीनों ही जल संरक्षण के लिए संभव हैं, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें किन घरों में पाई जाती? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। ये दोनों ही गैसें गैस कुकर वाले घरों में पाई जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है। किन रसायनों को उर्वरक बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति में छोड़ते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये नाइट्रस को छोड़ते हैं। डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। नल के पानी में कौन सा रसायन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। राइट आंसर होगा क्लोरीन। नल के पानी में क्लोरीन रसायन होता है। बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा ई दुर्खिम। याद रखिएगा ई दुर्खिम द्वारा अवधारणा दी गई है सामाजिक प्रतिनिधान की।
कोयल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है। कोयल को पक्षी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तकें हैं? यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि रेड डाटा बुक किस लिए उपयोगी होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वो कितनी पुस्तकें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये राइट आंसर होगा हमारा 5। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? यहाँ पर औपचारिक साधन आपको बताना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सामाजिकरण के साधनों में से आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा हमारा शिक्षा। शिक्षा औपचारिक साधन होता है सामाजिकरण के साधनों में, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा पारिवारिक। समाज में जो बालक का सम्मान होता है वो पारिवारिक परंपरा के आधार पर होता है। चलिए यहाँ पर आपको उदासीन घोल का पीएच मान बताना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। उदासीन घोल के बारे में पूछा गया है तो पीएच मान कितना होगा? यहाँ पर 7 होगा। चलिए अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि सीसा तत्व होता है विषैला अखबार में। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? तो याद रखिएगा जो शुद्ध जल होता है वो पूर्णतः उदासीन होता है। किस प्रकार का होता है? उदासीन। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए पानी में से अशुद्धि, दही में मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो तीनों क्रियाएं हो रही है इसको अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण। राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी, ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए जलीय जंतुओं में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल है। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यहाँ पर देखिए 4 जानवर दिए गए हैं, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। इसमें आपको एक विशेषता बतानी है कि इन चारों में से कौन सी एक ही प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा वे अंडे देते हैं। याद रखिएगा छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप ये सभी अंडे देते हैं, ये इनमें विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उसे जैव समुदाय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रेन बसेरा है। आपने रेन बसेरा के बारे में तो सुना ही होगा, वो क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियाँ होती है रेन बसेरा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? घरों में साज सज्जा की सामग्री के रखे कृत्रिम पारितंत्र के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। चलिए भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। याद रखिएगा भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिएगा ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भारत में जो सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं। चलिए, मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है, यहाँ पर सम होता है, वृद्धि होता है, ह्रास होता है या फिर अनियमितता होता है। देखिए यहाँ पर मरुस्थलीकरण के बारे में पूछा गया है, तो जो भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है वो हमेशा क्या होता है, ह्रास होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, जली पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते, यहाँ पर आपको बताना है किससे, जली पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये जल से करते हैं। किससे करते हैं, जल से करते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 4 तरीके बताए गए हैं, जो चौथा तरीका नीचे हैं। इन चारों तरीकों को पढ़कर आपको आंसर देना है। आंसर दे सकते हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज अंकुरण की अवधारणा को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परमा आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है कब तक परमा आवश्यक है। तो याद रखिएगा ये 5 से 6 वर्षों तक परमा आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पारंपरिक जागरूकता। ये सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहते हैं। देखिए, माता के पास पूछे तो मातृ सत्तात्मक होता है और पिता के पास पूछे तो वो पितृ सत्तात्मक होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर माता के पास पूछा गया है कि सत्ता वाला परिवार किसे कहते हैं, तो वो मातृ सत्तात्मक कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, कैलाश सांखला जिनके नाम पर वन्यजीव संबंधी फेलोशिप दी जाती है, इनका मूल निवास कहाँ का। यानी कि जो कैलाश सांखला है ये कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा ये जयपुर राजस्थान के निवासी थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित यहाँ पर 4 तरीके बता रही है। यहाँ पर 4 तरीके आप देख रहे हैं। इन चारों तरीकों में से आपको बताना है कि अंजलि को इन चारों तरीकों में से किसका अनुपालन करना है, आपके हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, अंजलि यहाँ पर दिन में 2 बार ब्रश कर सकती है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, इसका ध्यान रख सकती है अंजलि, और हर खाने के बाद कुल्ला करे कौन, अंजलि। तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा, इन चारों तरीकों को चारों तरीके का अनुपालन करना चाहिए अंजलि को। तो यहाँ पर इसके अनुसार राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितने वर्षों तक अधिकांश बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सामान्यतः कितने वर्षों तक अधिकांश बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 या 4 वर्ष तक रहकर व्यतीत करते हैं सामान्य बालक परिवार में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से आपको बताना है कि क्या स्वीकार किया जाता है। तो याद रखिएगा इकाई स्वीकार किया जाता है परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा।
वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, यानी कि सिर्फ पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि वो एकांकी परिवार होता है और जिसमें अविवाहित बच्चे और विवाहित बच्चे, साथ ही साथ दादा दादी, यानी कि जो पति पत्नी हैं उनके माता पिता, दादा दादी, ये सभी एक सामूहिक परिवार में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, जो कि भारत में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पर पति पत्नी और अविवाहित बच्चे के बारे में पूछे तो एकांकी परिवार है। इनके साथ इनके माता पिता, जिसमें अविवाहित बच्चे भी आ जाते हैं, विवाहित बच्चे भी आ जाते हैं, दादा दादी भी आ जाते हैं, बुआ ताऊ ताई, ये सब एक संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, यदि प्रश्न में जिस प्रकार से मैंने प्रश्न किया उस प्रकार पूछे तो। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रीढ़ के अनुसार पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा सामाजिक सुरक्षा। चलिए, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? साधारण सा प्रश्न है। 71% पर जल का विस्तार होता है पृथ्वी में लगभग। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर मैंने आपको बताया था, जल से जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए जल का मुख्य स्रोत बताना है, काफ़ी सरल है तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से जल का मुख्य स्रोत बताना है। झील होगा, वर्षा होगा, महासागर होगा या फिर सागर होगा, आपको कमेंट्स में ही इसका राइट आंसर पता चलेगा। आपने सही आंसर दिया है या नहीं आपको कमेंट्स के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल है। तो यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब इस स्रोत की अभिशंसा की गई है। कौन से स्रोत की अभिशंसा की गई है पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए? तो ये की गई है भूजल की। याद रखिएगा, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए भूजल स्रोत की अभिशंसा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपको अब शुद्ध जल का पीएच मान बताना है, जो कि राइट आंसर होगा 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल में निम्न गुण धर्म नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर शुद्ध जल में इन चारों विकल्पों में से कौन सा गुण धर्म नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर भारहीन। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, यहाँ पर आपने देखा होगा महासागरों में जल का स्तर एकदम बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ये वृद्धि का कारण होता है महासागरों में जल स्तर का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है? देखिए यहाँ पर किंग्सले डेविस के अनुसार पूछा गया है कि इन्होंने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन्होंने धर्म का पालन पर बल नहीं दिया है। किसने? किंग्सले डेविस ने। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। DDT है, यहाँ पर DDT क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा डाइक्लोरोडाइड फेनिल ड्राइक्लोरोएथेन DDT होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए, खेल वहाँ है जो कुछ हम करते हैं जबकि हम अपनी इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत कथन है, यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है या फिर किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा ये ग्लुक का कथन है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, खेल की यहाँ पर आपको विशेषता बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है खेल, यहाँ एक आनंददायक प्रवृत्ति है और यहाँ एक रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी कि तीनों ही विशेषता है खेल की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, यहाँ भी आपको खेल के विषय में सत्य ही कथन बताना है, लेकिन चारों विकल्पों को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछा गया है खेल के विषय में। तो राइट आंसर होगा खेल अपने आप में साध्य है लेकिन साधन नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको खेल तथा कार्य में अंतर बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता संबंधी खेल तथा कार्य में अंतर होता है, नियम संबंधी भी होता है और लक्ष्य संबंधी भी अंतर होता है खेल तथा कार्य में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
खेल तथा कार्य में अंतर, यहाँ पर देखिए आपको खेल और कार्य में अंतर बताना है। प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 4 विकल्प बदल दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खेल का कोई लक्ष्य नहीं होता है जबकि कार्य में लक्ष्य निर्धारित होता है। खेल आंतरिक प्रेरणा से होता है जबकि कार्य बाहरी प्रलोभन से होता है। और खेल में परिणाम गौण होता है जबकि कार्य में परिणाम पर ही अधिक बल दिया जाता है। ये तीनों ही विकल्पों में अंतर है खेल तथा कार्य में। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त तो सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास के दृष्टिकोण से खेल का महत्व। आपको यहाँ पर देखिए खेल का महत्व बताना है बाल विकास के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर होगा ये शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी सहायक होता है, ये संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास में भी सहायक होता है और ये नैतिक एवं चारित्रिक विकास में भी सहायक होता है खेल बाल विकास के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है। यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये फ्रेजर द्वारा किया गया है। बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है वह होता है, जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मिताक्षरा। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है उसे क्या कहते हैं? मिताक्षरा कहते हैं या फिर वो मिताक्षरा होता है। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? गांव, शहर, देश या फिर व्यक्ति? ना ही गांव को, ना ही शहर को, ना ही देश को। किसे माना जाता है? व्यक्ति को समाज का निर्माता माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। किसे? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये भरतपुर जिले में स्थित है हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं जलीय वातावरण में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे पलवक कहते हैं। याद रखिएगा जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को पलवक कहते हैं। यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? यहाँ पर आपको बताना है यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल दी जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सर्वप्रथम जीव प्रभावित होंगे? तो राइट आंसर होगा उत्पादक जीव प्रभावित होंगे सर्वप्रथम यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, अपघटक या फिर तृतीयक उत्पादक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक। याद रखिएगा एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारतंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है पारतंत्र में निरंतर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऊर्जा की। पारतंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, जैविक संतुलन पाया जाता है किसके बीच में? जैविक संतुलन पाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्पादक व अपघटकों के बीच जैविक संतुलन पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा प्राथमिक मांसाहारी नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेंढक। मेंढक प्राथमिक मांसाहारी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। मिताक्षरा नियम की प्रवर्तक है। यहाँ पर मिताक्षरा किसे कहते हैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको प्रवर्तक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा मिताक्षरा नियम के जो प्रवर्तक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा ये स्पेंसर है। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसने कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पेस्टालोजी द्वारा कहा गया। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। यहाँ पर देखिए हाथियों के झुंड के बारे में आपको बताना है कौन से विकल्प सही रहेंगे ना चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है तो पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। बाकी तीसरा सही रहेगा कि झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती हैं वही पूरे झुंड के नेता होती हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये दोनों ही विकल्प यहाँ पर हथिनियों के झुंड के बारे में सही होंगे, तो तीसरा वाला जो विकल्प रहेगा वो हमारा सही होगा। चलिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? साधारण सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने देखा होगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पराग। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचना दिखाई देती है उसे पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग। राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण या फिर इसका कारण बताना है। तो राइट आंसर होगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए जो पक्षी होते हैं वो जो अपनी गर्दन होती है उससे बहुत अधिक हिलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वहाँ कहलाती है, वहाँ क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वहाँ थ्रेसिंग कहलाती है। जब एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? पहले के बारे में पूछा गया है कि परंपरागत जो हिंदू परिवार का स्वरूप था वो किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या फिर सामान्य परिवार? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो संयुक्त परिवार था। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप जो कि अब एकांकी परिवार में बदलता जा रहा है, जो कि काफ़ी हानिकारक है आगे चलकर, क्योंकि परंपरागत हिंदू परिवार के जो रीति रिवाज है वो वहाँ पर आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाएंगे एकांकी परिवार जिसमें संयुक्त परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में आपको बताना है कौन होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक वेस्टरमार्क है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सरल सा प्रश्न है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूटर एक ऐसी सामग्री है जो घर बनाने में काम नहीं आती, बाकी सीमेंट, लोहा और पत्थर ये तीनों ही सामग्री ऐसी है जो घर बनाने में काम आती है। ऊन प्राप्त होता है, काफ़ी सरल और पढ़ा हुआ प्रश्न है, आप सभी को पता है ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से ऊन प्राप्त होता है। भेड़, ऊँट और याक, याद रखिएगा इन तीनों को। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जब चाय की पत्ती को चाय से अलग की जाती है तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है छानना। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? छानना कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जब हम चाय बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? छानते हैं। तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है, वह धागा कौन सा है जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा वह प्राकृतिक धागा है जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। सिलिका व सीरियम ऑक्साइड किस प्रकार के कांच का संगठक है? यहाँ पर आपको बताना है संगठन है। सिलिका व सीरियम ऑक्साइड किस प्रकार के कांच का संगठन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये क्रुक्स कांच का संगठन होता है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जो कि आपको सभी को पता है। हम हिंदी में परिवार कहते हैं और इंग्लिश में उसे फैमिली कहते हैं। फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साधारण सी बात है, आप सभी को पता होगा, ये फेमुलस शब्द से हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको सही कथन बताना है, कौन सा होगा। राइट आंसर होगा परिवार एक समिति होती है, परिवार एक संस्था है, परिवार एक समुदाय है, परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्था है। परिवार क्या है? परिवार एक समिति होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप से सही प्रतिरूप होता है। यहाँ पर देखिए बाल विकास का आपको क्रम बताना है, लेकिन खेल के स्वरूप आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिशुअवस्था में शारीरिक, बाल्यावस्था में सामाजिक तथा किशोरावस्था में मानसिक प्रतिरूप होता है बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वहाँ पक्षी हो सकता है। साधारण सा प्रश्न ही, वहाँ पक्षी कौवा हो सकता है, क्योंकि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह रंग कौन सा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सरल है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो जानवर होते हैं, जो कुछ जानवर होते हैं, वो रात में जो चीज़ होती है उसे हमेशा काला या फिर सफ़ेद रंग में देखते हैं। याद रखिएगा, हमेशा किस रंग में देखेंगे वो, या तो काला देखेंगे या फिर सफ़ेद देखेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा स्कर्वी। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। यहाँ पर आपको खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन से राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर होगा मिजोरम। हमारे देश के मिजोरम राज्य के अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, और फिर रांची जो कि झारखंड में है का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, यहाँ पर आपको बताना है उसकी जो दिशा की यात्रा होगी वो किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। पहले दक्षिण दिशा में होगी और फिर पूर्व दिशा में उसकी यात्रा होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। चाहे आप टू व्हीलर से हो या फिर फोर व्हीलर से हो, आपने देखा होगा किसी चौराहे पर आप खड़े हो, वहाँ पर जैसे ही रेड लाइट होती है आप वहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेड लाइट के बारे में नहीं पूछा गया है, पीली लाइट के बारे में पूछा गया है कि वो क्या संकेत देती है। तो याद रखिएगा, रेड कलर के तुरंत बाद जब कुछ समय के बाद जो लाइट होती है वो पीली ही लाइट होती है और उसका संकेत होता है कि तैयार हो जाओ, अब चलने की बारी आ चुकी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, जेड वायुयान से कौन सा प्रदूषक निकलता है। यहाँ पर आपको बताना है जो जेड वायुयान होता है उसमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रदूषक निकलता है। तो याद रखिएगा उसमें से फ्लोरोकार्बन प्रदूषक निकलता है जेड वायुयान से। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल सा प्रश्न ही, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। राइट आंसर होगा मुंबई से थाने। याद रखिएगा, भारत की जो प्रथम ट्रेन है वो मुंबई से थाने तक चली थी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई, कब बिछाई गई थी। 1982 में, 83 में, 53 में या फिर
1853 में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1853 में। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी वो 1853 में बिछाई गई थी और भारत की प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? देखिए इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा वो NH7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। अंतिम प्रश्न है, शरीर रक्षक तत्व। यहाँ पर देखिए शरीर रक्षक तत्व बताना है। प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर देखिए शरीर रक्षक तत्व के बारे में पूछा गया है, तो वो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और खनिज लवण भी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इसमें मैंने 2 पार्ट लिए हैं, जिसमें पहला पार्ट अभी जो आप देख रहे हैं वो है, सेकंड पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगा। मैंने 200 प्रश्न का जिक्र किया था, तो जैसे ही ये पार्ट मैं आपके सामने अपलोड करूँगा आप देखेंगे, उसमें रिस्पॉन्स में देखूँगा ज़्यादा अच्छा आया तो मैं सेकंड पार्ट जल्द ही बनाऊँगा। देखिए कंप्लीट है मेरे सामने, तो ये एक से एक सब शुरू होने वाला है अगला पार्ट। तो आज के जो 100 प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताना है किस प्रकार के प्रश्न लगे, तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। जैसे ही आपको सेकंड पार्ट मिलेगा वैसे ही आपको ये 200 प्रश्न हमारे ऐप्स टेट सक्सेस में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।